दोस्तों, बहुत लंबा समय वकालत में रहा। आप समझिए कि 1969 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो एज ए ट्रेड यूनियन ऑफिस बेरर मैंने लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में काम शुरू किया जब मैं 18 साल का ही था, 18 प्लस। और उसके 6 साल के अंदर फिर मैंने वकालत कर ली और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुरू कर दिया। और आप ये समझिए कि वो जो लेबर कोर्ट्स के अंदर हमें जो ट्रेड यूनियन का काम किया हमने, और 1976 के अंदर जब इमरजेंसी हुई तो फिर लेबर कोर्ट्स के साथ ट्रेड यूनियन भी देखनी पड़ी। और उस पीरियड में मुझे याद है कि कई जगह मैंने जैसे पालम पोट्री और कई जगह इवन हड़तालें भी कराई मैंने। और उसका असर ये हुआ कि संजय गांधी ने एक दिन एक SHO को भेज दिया मेरे घर के अंदर। SHO ने बुला लिया मेरे को, एक सब इंस्पेक्टर को भेज के, और वो सब इंस्पेक्टर जानता था। और उसने कहा कि आप वहाँ पे गुस्सा मत करना इसके साथ, है मैं आपको ले जाता हूँ, तभी ले जाऊंगा जब आप गुस्सा नहीं करें। मैंने नहीं, चलते हैं। तो जब गए तो फिर वो कहने लगा जी आपने वहाँ हड़ताल करा दी, और आपको पता है हमारे पास तो वीसा के साइन होते हैं ऑर्डर। और उस वक्त मेरे फादर तो ऑलरेडी वीसा के अंदर कर दिया गया था उनको। तो वो जो ट्रेड यूनियन की वकालत और ट्रेड यूनियन का काम, उसके बाद फिर हमने अपने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा ट्रेड यूनियन। और हमेशा पूरी जिंदगी जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सरमाएदार के खिलाफ, गवर्नमेंट्स के खिलाफ। इनमें कुछ कभी विचलित हुए, लगा कि बहुत पैसा तो आता नहीं है मजदूरों की वकालत करने में, चलो मैनेजमेंट का काम करें। लेकिन जब कोशिश करी तो कर नहीं सके, मतलब इतना शरीरी सिस्टम डेवलप हो गया कि कर नहीं पाए। और एक बार मुझे याद है कि एक फैक्ट्री का मालिक अपनी एक फाइल लेकर आया मेरे पास, और अवार्ड था लेबर कोर्ट का, वर्कर के फेवर में रीस्टेटमेंट विद फुल बैक वेजेस, और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी थी। तो उसने मुझे फाइल दी, मैंने उसका अवार्ड 7-8 पेज का था, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, और उसके बाद मैंने वो फाइल उसको वापस कर दी। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है मजदूर के खिलाफ खड़े होने की। तो एक पूरा इनबिल्ट हो गया सिस्टम एक तरीके से। तो पूरी जिंदगी फिर कभी मुड़ के नहीं देखा, और वर्कर्स के लिए लड़ते रहे। फिर जब से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया 70s 80s के अंदर, तो हमने देखा कि कोर्टों में केस ये आ रहे हैं कि मेरे घर के आगे झुग्गियां हैं, वो गंदगी करती है, उन झुग्गियों को हटा दो। मैंने कहा यार ये तो उल्टा ही चक्कर हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी जो समस्या है वो हल हो, या तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है। तो फिर हमने भी कुछ दिमाग लगाया कि हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने शुरू किया कि लेबर कोर्ट के अंदर जो है हमारे वो जो संपत्ति निकालने वाला क्लर्क होता था वही नहीं होता था, और जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी हमारे यहाँ लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, वो 5-5 साल 4-4 साल होती नहीं थी, क्योंकि वो सब रिटायर्ड लोगों को लाते थे, वो सिलेक्शन ही नहीं हो पाते थे। तो वो केस भी हमने उठाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो हाई कोर्ट ने तो खिंचाई करी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट चला गया एक केस के अंदर हमारे वाले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि प्रिजाइडिंग लेबर कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक दिन भी नॉन अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूटी रखनी चाहिए आपको। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई उस वक्त मेरे ख्याल से 13-14 लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हुआ करती थी, तो वो एनकैडर हो गई, सारी पोस्टों को एनकैडर कर दिया। तब से वो जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो वहाँ पे आने लगे। और फिर हमने जब उसके बाद फिर एजुकेशन, एक बार क्या हुआ कि मुझे मेरा ही क्लर्क था किसी वक्त, वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि सर मेरे को ना 500 रुपये दे दो। किस चीज़ के लिए दे दो? कहने लगा मुझे ना MDR है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, वो TB पेशेंट है,
और मैं आर्मी टीबी हॉस्पिटल जो किंग्सवे कैंप में है उसमें एडमिट हुए और मेरे को दवाई नहीं मिल रही है, मुझे दवाई लेनी है, तो दवाई के लिए पैसे दे दो। तो मैंने उसको 500 रुपये दे दिए। अगले हफ्ते फिर वो आ गया, कहने लगा जी वो तो 500 रुपये, दवाई बहुत महंगी होती है, वो MDR की जो होती है ना, सेकेंड लाइन ड्रग। तो अगले हफ्ते फिर आ गया वो। तो जब अगले हफ्ते आया तो फिर उसने बताया कि वहां तो बहुत सारे पेशेंट हैं टीबी हॉस्पिटल में जिनको पिछले 3-3 महीने से दवाइयां नहीं मिल रही टीबी की। अरे मैं फिर उसके साथ गया, वो वार्ड में गया, टीबी हॉस्पिटल के वार्ड्स में गया, नर्सों से फिर मैंने लिखवाया कौन कौन सी तीन दवाइयाँ थी जो नहीं मिल रही थी, और फिर मैंने हाई कोर्ट में केस किया। ये मार्च 1997 की बात है। तो जब जैसे ही मैंने केस किया अगले दिन से फिर वो दवाइयाँ उनको टीबी पेशेंट को मिलने लगी। लेकिन उसमें जब 3 महीने आप दवाई नहीं दोगे तो पता नहीं कितने लोगों का कैजुअलिटी हो गई होगी और हो जाएगी, मतलब आगे आने वाले में। तो जब उसके साथ फिर एजुकेशन 97 में क्या हुआ कि यहाँ पर पहली बार दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स ने 40 से 400% फीस बढ़ा दी। 97 की बात है ये, मार्च अप्रैल की बात है। तो इसमें क्या देखने को मिला इंटरेस्टिंग चीज कि पहली बार मिडिल क्लास दिल्ली का सड़कों पे आ गया, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर फीस के खिलाफ। और खूब आंदोलन हुआ, ये हुआ वो हुआ। और उसके बाद 3-4 महीने आंदोलन वगैरह करने के बाद जब कोई उससे खास रिजल्ट नहीं निकला तो फिर वो एक दिन मेरे पास आ गए कि साहब आप जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर। तो मैं तो पहले से ही नज़र बनाए हुए था इनकी एक्टिविटी पे, तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ और मैं कोई फीस भी नहीं लूँगा। तो वो एजुकेशन का पहला केस था मेरा। और जब मैं उसको बना रहा था तो फिर मैंने ये देखा कि ये जो प्राइवेट स्कूल की सारी मनमानी वो इसलिए है कि हमारा जो सरकारी स्कूल है वो डिटरेट हो गया, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो मैंने वहीं से सोच लिया कि अब मुझे अपना ध्यान जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर लगाना है। फिर गवर्नमेंट स्कूल का भी केस लगाया और फिर पता नहीं कितने लगाए, मुझे नहीं ध्यान है। और आज की तारीख में तो मैंने दिल्ली नहीं बिहार में भी विजिट करके स्कूलों को, बिहार का इशू पटना हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक जगह है, वहाँ पे भी मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी घूम के आया, उसका केस भी नागपुर में डाला कि सरकारी स्कूलों की हालत ये है। ऐसे हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, कब जगह मतलब मैंने लड़ाई करी है और उसका कुछ असर हुआ। ऐसे ही हेल्थ के अंदर भी अभी आप बता रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो लैंड थी वो फ्री, ऑलमोस्ट फ्री, 2000 रुपये एकड़ जमीन देके, और उस पर कंडीशन है कि आप तो कुछ गरीब लोगों के पेशेंट्स जो है वो ले ही नहीं रहे थे। तो वो 2002 में हमने केस उठाया। आज देखिए प्राइवेट 61 बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो ढूंढे हैं हमने, शुरू में 13 ही नजर आ रहे थे जब, और 1000 से भी ज्यादा बिस्तर आज EWS पेशेंट्स के लिए। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है वॉक इन फ्री, वॉक आउट फ्री, 1 रुपया किसी चीज का नहीं लगता। तो हमारा झुग्गी वाला जब 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर इलाज लेता है तो आप देखो कि वो कितना खुश होता है, और कई बार आके बताएगा कि सर वहाँ के जो नर्स थी वो मुझे सर बोल रही थी, और मेरा खाना जो था वो मेरी बेड के ऊपर आता था। मतलब जो खुशी उसके चेहरे पे, और उसको बिल भी मिलता है। हमने वो मैं भी कमेटी में हूँ तो वो उनकी गाइडलाइंस में बिल भी मिलता है। तो जैसे उसका 10 लाख या 15 लाख का बिल हुआ तो पूरे गांव में जाके शोर हो जाता है, देखो मैं ऐसे रहा उस हॉस्पिटल के अंदर, मेरा ध्यान था और मैं ठीक भी हो गया, 15 लाख रुपए का मेरा बिल भी है। तो पूरे गाँव में, पूरे देश में, आज पूरे देश में उसकी इतनी चर्चा है कि आप देखिए एक वक्त वो था जब शुरू में बेड सारे खाली थे और मैं अलग अलग जगहों जाके लोगों को बोलता था कि दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली है, आ जाओ है। और आज ये है कि कम से कम 200 लोग वेटिंग लिस्ट में है वहाँ पर, मतलब इतनी वो फुल रहता है। और अच्छी बात ये है कि प्राइवेट स्कूलों में जब गरीब लोगों के बच्चे एडमिट कराए हमने 20%, तो उस वक्त काफ़ी रेसिस्टेंस हुआ प्राइवेट स्कूल्स का। शुरू में उन्होंने जो पैसे देने वाले पेरेंट थे उन्हीं को भड़काया कि आप ही भड़को, ये गंदे बच्चे हैं, झुग्गियों से आते हैं। लेकिन मज़ेदारी ये भी थी कि मैं उन पेरेंट्स का भी लड़ाई लड़ रहा था फीस के खिलाफ। और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले अपने बच्चे जो फीस देखे थे, एक भी पेरेंट
प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ खड़ा होकर उसने विरोध नहीं किया कि ये बच्चे हमारे यहाँ। और मॉडर्न स्कूल में तो ये हुआ कि मॉडर्न स्कूल में जब EWS के बच्चे गए तो जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने उनको बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको किताबें भी देंगे, आपको ये भी देंगे। बच्चों ने बच्चों को बोला। तो आज के शुरू में इन्होंने कुछ थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करी अलग अलग तरीके से, लेकिन जो विरोध हुआ और कोर्ट्स ने जो इंटरवेंशन किया, इवन कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे, उसका रिजल्ट ये है कि दिल्ली में तो बिल्कुल मिनिमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन है कहीं होता है तो, और हॉस्पिटल के अंदर भी मिनिमाइज्ड है। हॉस्पिटल में हमने कोई खास डिस्क्रिमिनेशन देखा नहीं है। फिर भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं पैसे कमाने वाले जो कहीं कहीं कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ये सब बैकग्राउंड रहा लड़ाई करने का, और उससे परिवर्तन भी हुआ। मैं आपको बताऊं 1997 में जो म्युनिसिपल स्कूल्स थे, दिल्ली के MCD स्कूल थे, वो कोई 1749 थे, 1749, और शायद कोई ऐसा स्कूल होगा जिसकी दीवार होती होगी। आप ये समझे जिसकी दीवार नहीं होती, कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रही है। और सरकारी स्कूलों की भी ये हालत थी कि बहुत सारे स्कूल टिन में चल रहे थे और टेंट में चल रहे थे। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगर स्कूलों में पढ़े होंगे तो टेंट में पढ़े होंगे। तो वो सब कोर्टों में लड़ के जो है ना, उसमें काफी बदलाव आया है। अब घूम फिर के अभी ये है कि इतने साल लड़ने के बाद हमने देखा कि कुछ तो चेंजेस होते हैं कोर्टों से लड़के जो ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी घबराता है। और इवन कई जगह ये भी देखा गया कि जो नेता है, मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि नहीं ये नहीं करना, ब्यूरोक्रेट कह रहा है साहब कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे करना पड़ेगा। ये कई बार कंट्रोवर्सी होती है। तो और कोर्ट ने कई बार जो है उसको नोटिस इशू कर दिया मिनिस्टर को कि आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका काफी इम्पैक्ट होता है, वो भी रूल बन जाते हैं एक तरीके से। तो ये तो देखा कि कुछ बदलाव आए। बिहार में भी मैंने देखा कि वहाँ का टीचर हमको वीडियो भेज रहा है कि सर देखिए आप जब आए थे तो बच्चे जमीन पे बैठ रहे थे, आज देखिए बेंच आए हुए हैं सारे, पानी की भी सुविधा हो गई है, कुछ कमरे भी बन गए। तो ये सब बदलाव हुए कोर्टों में लड़ के। लेकिन हमारे को ये समझ में आया कि ये सीमाएं हैं, कोर्टों में बहुत सीमाएं हैं। असली बदलाव जो है ना, एक तो उसके अंदर लोगों का ना जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कोई भी अगर चीजें बदलाव होती है समाज में, तो वो बदलाव मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक कि लोग जिनके बारे में वो कुछ हो रहा है वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो कोर्ट के प्रोसेस में छोटा मोटा होता था, जब हम कोर्ट में केस करते थे तो उन लोगों को बुला लेते थे, कोर्ट में खड़े कर देते थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर होता था, उनके सामने लोगों के सामने कमिश्नर को डांट पड़ती थी, तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि साहब देखो हमारे कमिश्नर को डांट पड़ रही है हमारी बिजली के बारे में या पानी के बारे में। तो छोटी मोटी पार्टिसिपेशन है, लेकिन बड़ा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से कोई बहुत मूल चूक जो है ना देश के अंदर, ना तो एजुकेशन के अंदर, ना कोई हेल्थ के अंदर, ना कोई दूसरे एरियाज के अंदर है ना परिवर्तन हुआ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये पॉलिटिक्स में आने से ही मास पार्टिसिपेशन हो सकता है और मास बदलाव हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको कहा कि आप करावल नगर से लड़िए इलेक्शन। और मुझे लगा कि करावल नगर में पिछले 4-5 साल से खासकर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनके ऊपर काफी मैंने वर्क कर रहा था, क्योंकि वहां पे ये हालत देखी थी हमने कि 4 साल पहले कि लगभग सारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को 2-2 घंटे के लिए बुला रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज में बुला रहे हैं। तो क्योंकि स्कूल में इतना बच्चा है, 6-6 हजार 8-8 हजार की जगह ही नहीं है बैठने की, तो भाई आप 2 घंटे की क्या पढ़ाई करेंगे। उसमें क्या हुआ देखने को मिला, 9th की क्लास पूरी की पूरी फेल हो गई कि जब 2 घंटे की पढ़ाई होगी। तो वो मामला हाईकोर्ट में उठाया और उस पर काफ़ी मैंने कुछ 8-10 स्कूल विजिट करे थे, वो रिपोर्ट मैंने हाईकोर्ट में सबमिट करी। तो एजुकेशन सेक्रेटरी खड़ा हुआ था, जज ने बोला कि देखो मिस्टर अग्रवाल की ये रिपोर्ट है, ठीक है? लगा जी हाँ बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है ये मतलब उन्हीं के खिलाफ ही। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो कुछ स्कूल कंस्ट्रक्ट हुए। ये जो आपका मुस्तफाबाद वाला स्कूल था, ये 4 साल से बना ही नहीं था, पैसा सैंक्शन था, बना नहीं था। तो हमारे पार्टी के लोगों ने मुझे बताया, तो मैं गया वहाँ पे, देखा, मैं गया तो बहुत गड़बड़ है। तो मैंने फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। जिस दिन उसकी फर्स्ट हियरिंग हुई ना,
उसी दिन वो उसको स्कूल को बनाने के लिए मशीनें वहां पहुंच गई। सभापुर के स्कूल में मैं गया था, तब गवर्नमेंट स्कूल में था, तो साथ में वो एमसीडी स्कूल भी है सभापुर में। तो सभापुर में मैं जब चला गया तो वो सारे एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने इतने सालों में ये जो रिक्रूटमेंट है ना, अगर आप कहो 95% जो आज एमसीडी या गवर्नमेंट स्कूल में जो रिक्रूटमेंट है टीचर्स का, वो मेरी कोर्स की इंटरवेंशन के है। तो मैं कहीं भी स्कूल में जाता तो सारे टीचर लोग, प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो मैं उस स्कूल में गया तो पता लगा कि सालों से वहाँ पानी नहीं है बच्चों के पास, और फिर मैंने केस डाला, तो जिस दिन केस डाला उसी दिन पानी आ गया वो। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि एक बदलाव लाने की जरूरत है, और वो बदलाव तभी होगा जब पॉलिटिकल एंगल से होगा। अभी अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी तो बहुत सारे जो है इन्होंने अपने टेन्योर में आप देखेंगे कोई कानून ही नहीं बनाए लोगों के लिए, और जो एक आधा कानून बनाया वो ऐसा बनाया जो एक तरीके से एंटी पब्लिक। जिसमें मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। हमारे यहाँ ना दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है, आप लोग कितने लोग डील करते हैं उससे। उसके अंदर एक सेक्शन 10 है। बहुत सारे वकील लोगों की वाइफ जो है वो स्कूल में टीचर भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उस सेक्शन 10 के अंदर ये है कि जो भी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर्स और दूसरे जो एम्प्लॉइज होंगे, उनकी जो सैलरी होगी और जो उनके जो और बेनिफिट्स होंगे, वो जो काउंटर पार्ट गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं उससे कम नहीं होगी। ये प्रोविजन 1973 का है, आप देखो। और इससे क्या होता था, जब भी पे कमीशन आता था तो सरकारी स्कूलों की तो तनख्वाह बढ़ती थी एम्प्लॉइज की, टीचर्स की, और उस प्राइवेट स्कूल में भी लोग डिमांड करते थे और कई स्कूलों को प्रेशर डलता था कि देना पड़ेगा। जब ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सेक्शन 10 को ही खत्म कर दो। और चांस की बात थी कि मैं उनकी एक मीटिंग में था, इसमें अरविंद केजरीवाल था, सिसोदिया था, आतिशी साइड में बैठी हुई थी। तो 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, जून एंड की। तो चर्चा हो रही थी, तो सिसोदिया कहने लगे कि हम ये सेक्शन 10 ही खत्म कर देंगे। मैंने, आप कैसे खत्म कर दोगे? कोई भी अधिकार जो कानून में लाया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है लोगों की, एक दिन की नहीं होती। कहने लगा नहीं, इसलिए खत्म कर देंगे कि ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल के लोग हैं ना, ये बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से स्कूल चलाना चाहते हैं, लेकिन इनको मजबूरी में, क्योंकि पैसे तो दे नहीं पाते पूरे, तो अपने वही खातों में गड़बड़ करनी पड़ती है, इसलिए हम ये सेक्शन ही खत्म कर देंगे तो इनकी ये समस्या हल हो जाएगी। तो मैंने कहा, आप तो सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जो कानून है उसको लागू कर रहे हैं। तो कहने लगे कि आप चाहते हो स्कूल बंद हो जाए, 2000 स्कूल बंद हो जाए। बंद हो जाए, अगर वो नहीं दे सकते ये कमीशन का सैलरी तो बंद हो जाए, फिर क्या होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, वो हमारे स्कूल में आ जाएंगे। कहने लगा आपके कौन से स्कूल है? तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उसको बोला कि नहीं, इनका मतलब है गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएंगे। मतलब लेकिन कानून तो हो, लेकिन इन लोगों ने नवंबर के अंदर जो असेंबली हुई उसके अंदर वो उसको ड्रॉप कर दिया, सेक्शन को ड्रॉप कर दिया। वो तो चांस की बात थी, क्योंकि वो एलजी के पास भेजा उन्होंने, एलजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा अप्रूवल के लिए, वो कहीं अटक गया, आज तक अटका हुआ है वो। उसकी वजह से 7th पे कमीशन लागू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी की सोच है ना, ये बड़ी एंटी पब्लिक है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रोपोगंडा बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा, पता नहीं 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा हुआ, ऐसा तो कभी भी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ। शीला दीक्षित भी 27-28 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट का होता था, इन्होंने तो 500 रुपया रख लिया। तो ना तो शिक्षा के अंदर इन्होंने कोई इनका समझ है, ना हेल्थ के अंदर इनका कोई समझ है। आज आप देखो कि 24 हॉस्पिटल अधूरे पड़े हुए कंस्ट्रक्शन के अंदर दिल्ली सरकार के पिछले 7 साल से, और हाईकोर्ट में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि हमारे पास, क्योंकि उसमें लगभग 800 करोड़ रुपया चाहिए इसको बनाने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास इस चीज के पैसे नहीं है और दुनिया भर के जुमले तुम जो लोगों को दे रहे हो। तो मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉड गवर्नमेंट है, जिसकी कोई समझ भी नहीं है। मतलब एक अच्छा काम इन्होंने ये किया है, 2 अच्छे काम कह सकता हूँ मैं। एक तो इन्होंने जो एक स्कीम निकाली है कि जो एक्सीडेंट हो जाता है जिसका, वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए या सरकारी अस्पताल में चला जाए, प्राइवेट में जाएगा, खर्चा तो प्राइवेट में होता, तो उसका पूरा इलाज करेगा। दूसरा, इन्होंने शिक्षा का जो मुद्दा है, शिक्षा करके जो है ना, एक पूरे देश के अंदर एक शिक्षा के ऊपर चर्चा का विषय बन गया।
वो क्रेडिट इनको पक्का जाता है, लेकिन आपका शिक्षा का तो समझ ही नहीं है। अब आप देखिए ना, इन्होंने 7-8 साल के अंदर आप हैरान हो गए, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों के अंदर, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, विश्वास नहीं करते। हम जब दिल्ली से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपके तो दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तो वो विश्वास नहीं करते। मतलब इतना जबरदस्त दिमागी प्रोपेगेंडा किया है इन्होंने ब्रेन वॉशिंग का। इन्होंने अपने 7-8 साल के अंदर कम से कम 7-8 लाख बच्चे जो रेगुलर पढ़ते थे और जो फेल हो गए उनको स्कूल के सिस्टम से ही निकाल दिया कान पकड़ के। अरे भाई, गरीब लोगों के बच्चे कहां जाएंगे? अगर आप सरकारी स्कूल से भी निकाल दोगे तो कहां जाएंगे? है? क्योंकि रिजल्ट अच्छे दिखाने हैं, इसलिए जो फेल हो जाए उसको निकाल दो। तो इनका समझ ना उसके अंदर है। मिनिमम वेज का आप देखिए ना, मिनिमम वेज आज 18,000 कुछ रुपए है एक अनस्किल्ड वर्कर का, है ना। और मिलते कितने हैं फैक्ट्री के अंदर? एक आदमी को जो है वो 7-8 हजार से ज्यादा नहीं मिलते, महिला को 5-6 हजार से ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो 18,000 जो आपने बना दिए हैं, इसका मतलब 10,000 रुपए लगभग प्रति वर्कर मालिक की जेब में जाता है हर महीने। और अगर आप ये लगभग 60 लाख वर्कर है दिल्ली के अंदर, 60 लाख से अगर आप ये मल्टीप्लाई करें 10,000 रुपया, तो एक दिन के अंदर कई 100 करोड़ रुपया है। उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। कभी इन्होंने जरा सा भी कोशिश नहीं करा कि मिनिमम वेज बढ़ाया तो सही, क्योंकि बढ़ाना होता है, स्टेट्यूटरी प्रोविजन है, वो तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, है? लेकिन आपने कभी इंप्लीमेंट नहीं करा। तो इनका जो समझ है ना तो मजदूरों के प्रति, ना एम्प्लॉइज के प्रति, जनता के प्रति, बस इनको एक वो मिल गया, टेक्निक मिल गई कि लोगों को इस तरीके का लोभ दो, लालच दो, है कि ये बिजली फ्री हो जाएगी, ये हो गया, वो हो गया, है, और बस इससे हम जीत गए। और जीते भी ये। इन्होंने दूसरों को भी समझा दिया कि भाई देखो, ये जो लोभ देके लोगों को आप राजनीति कर सकते हो, है। अब ये कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मेरा समझ ये है कि जो आम आदमी पार्टी का सारा सोच है वो बिल्कुल गलत है, खतरनाक। और इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका हाल आप देख ही रहे हैं। अभी सैकड़ों चीजों के अंदर जो है आज पूरे देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। हमारे आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि एफर्ट करेगी, मतलब जो कि देश की दौलत जो है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो। ये हमारा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है प्रोविजन 38। लेकिन हो क्या रहा है? अब तो यही नहीं पता कि एक आम आदमी की और जो ऊपर वाले हैं उनके अंदर फर्क कितना है, इसका लंबाई नहीं आप नाप सकते हैं। तो हालत खराब हो रही है। और ये जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ये खुद में उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो गरीब है। तो 80 करोड़ तो एडमिटेडली गरीब है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और हमारे यहाँ यूपी और इधर से कितने लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, रहते हैं, और देखो छोटे छोटे कमरों के अंदर कैसे कैसे कर्मचारी लोग रहते हैं वहाँ पर। कई बार तो ऐसा भी सुना है कि 6 लोग सुबह और 6 लोग शाम को, मतलब एक दूसरे शिफ्ट में जाता है, और अगर वो शिफ्ट कैंसिल हो जाए तो 12 लोग तो उसमें रह ही नहीं सकते उसकी ऑफिस, उसके अंदर, कमरे के अंदर। तो वर्किंग कंडीशंस पे कोई काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को क्रिएट नहीं किया जा रहा है। जुमले और जुमले जो है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, चाहे ये है, और कांग्रेस ने भी इतने साल राज किया है देश के अंदर, देश की गरीबी बढ़ी है, गरीब बड़े हैं। उन्होंने भी हमेशा सरमाएदार के लिए काम किया। अब राहुल गांधी जरूर जो है कुछ क्रांतिकारी तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन कल सत्ता में आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में तो इनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड एक ही है कि ये सिर्फ सरमाएदार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ देश के अंदर और खासकर दिल्ली के अंदर और खासकर करावल नगर के अंदर, जहाँ मुझे लगता है 70-80% लोग बहुत ही गरीबी के अंदर रहते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं, वो भी पता नहीं उनको रेगुलरली मिलते नहीं मिलते। तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है यहाँ पर कि लोगों के साथ मिलकर बदलाव करें। तो मुझे ये लगा कि हम और हमारी पार्टी लोगों के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की जरूरत है। पूरा करावल नगर में गंदगी फैली हुई है। पता नहीं आपके इलाके में भी हम एक गली में जा रहे थे तो उन्होंने कहा बच जाओ यहाँ से,
ये तो गंदगी पूरा नाला बह रहा है इसके अंदर, दूसरी साइड से जाओ, आपके इसी एरिया में कहीं घूम रहे थे हम तो, और इतना गंद है, मतलब इतना कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, सड़कें टूटी, पैदल नहीं चल सकता आदमी, गाड़ी और स्कूटर तो छोड़ दो। तो पिछले 25-30 साल में ये देखने को मिला कि किसी तरीके का कोई विकास यहाँ पर कुछ लोगों ने अच्छी सड़क बना ली होगी, मकान बना ली होगी, लेकिन वो कुछ लोगों से कोई काउंट नहीं होते। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ मिलकर चीज़ों को बदलने की जरूरत है। तभी मैंने भी डिसाइड किया और हमारी पार्टी ने भी डिसाइड किया, और इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आ गए आपके। तो हमारा समझ ये है कि हम अगर आते हैं तो बहुत सारे कानून, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की फीस की जरूरत है, या अभी देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बच्चे जाते हैं ना डिसएडवांटेज ग्रुप के और EWS के, बड़ी मारामारी होती है, तो वो 8वीं तक ही है, 8वीं के बाद उसको निकाल दिया जाता है या फीस मांगी जाती है। तो ऐसा कानून होना चाहिए जो 12वीं तक पढ़े हो, जब आपने उनको प्राइवेट स्कूल में ले लिया है तो भाई जो स्कूल 12वीं तक है तो 12वीं तक तो करो। इस तरीके के बहुत सारे कानून, और आप देखिए कि अभी गवर्नमेंट में ही जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कैजुअल काम कर रहे हैं, एडहॉक काम कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे आउटसोर्स लेबर है, आप देखिए उनके साथ कितना, उनको क्या तनख्वाह मिल रही है, एक चौथाई जो रेगुलर की सैलरी है उसका एक चौथाई भी पूरा नहीं मिल रहा है। और ये सरकार कह रही थी हम सबको रेगुलर कर देंगे, सबको इक्वल पे दे देंगे। तो उसके लिए भी एक कानून होना चाहिए कि जो भी सरकार के लिए या सरकार में काम करेगा उसको कम से कम जो है रेगुलर एम्प्लॉय की तनख्वाह तो दो, रेगुलर मत करो लेकिन तनख्वाह तो दो कम से कम इक्वल पे। तो इस तरीके से मुझे लगता है बहुत सारे दिल्ली की असेंबली के अंदर बहुत सारे कानून लाने की जरूरत है, और इसके अलावा बहुत सारी और लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत है कि दिल्ली का नक्शा थोड़ा सा बदला जाए। तो हम दिमागी तौर पे तैयार है, लेकिन इसमें सब लोगों की मदद चाहिए है। तो अगर आप सब लोगों की मदद होगी और हम खुदा ना खास्ता वहाँ पहुँच जाते हैं असेंबली में, तो हमें लगता है कि हम काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, जागरूक रहेंगे और चीज़ों को बदलेंगे, और सरकार की जो एजेंडा है ना उसके अंदर हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। देखने में तो हम 1 या 2 ही होंगे, क्योंकि CPM के 2 हैं और बाकी शायद 8 या 9 लोग लड़ रहे हैं लेफ्ट के, उनमें से कितने लोग जाते हैं। तो एक भी अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि सरकार के सोच के ऊपर जो है ना हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है इसमें सपोर्ट करें। एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है करावल नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कि एक अच्छा व्यक्ति, एक जुझारू व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो आपके साथ मिलके चीज़ों को बदल सकता है, और सारे सेक्शंस ऑफ पीपल को उसका फायदा होगा, जो होना चाहिए। कोई अगर मिनिस्टर बन जाता है तो ये थोड़ी है कि वो समाज के 80% लोगों का मिनिस्टर है, वो तो 100% लोगों का मिनिस्टर है, तो सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। तो इस तरीके की सोच रखने की रखकर हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। बस अपनी बात खत्म करता हूँ, लंबी बात होगी। थैंक यू।